दिन में 6 बार खाकर क्या कोई वाकई फैट लॉस कर सकता है? और आखिर एक नई डाइट या जिम शुरू करने के ठीक दूसरे दिन ही सबसे ज़्यादा लोग क्विट क्यों कर देते हैं? योगा फिट ट्रेंच चैनल पर स्वागत है। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बेहद खास और विस्तृत डे 2 कंप्लीट प्लान को समझेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये प्लान सिर्फ पसीना बहाने के बारे में नहीं है। सही कहा। आज का जो हमारा मिशन है ना, वो 50 से 60 मिनट का एक पूरा फैट बर्न एक्टिवेशन और फ्लो रूटीन है। इसमें योगा आसन्स है, स्पेसिफिक टाइमिंग है और सबसे ज़रूरी एक बहुत ही टारगेटेड डाइट प्लान शामिल है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि आखिर फैट बर्न का ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। देखिए, अगर हम डे 2 की बात करें तो ये दिन सिर्फ फिजिकल मूवमेंट तक सीमित नहीं है। अच्छा, हाँ, डे 1 में बॉडी को स्ट्रेच करके एक आधार तैयार किया जाता है और डे 2 उस पर आगे बढ़ने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। यहाँ बॉडी को अचानक से कोई बड़ा शॉक नहीं दिया जा रहा है। मतलब एक प्रोग्रेशन है। एग्जैक्टली। इंटेंसिटी को बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जहाँ बॉडी को बिना तोड़े उसके कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है। ये प्रोग्रेशन वाली बात तो नोट्स में शुरुआत में ही काफी क्लियर दिख जाती है। जैसे मैंने देखा कि वार्म अप का जो सेक्शन है वो पूरे 10 से 12 मिनट का है। हाँ, जो कि काफी लंबा है और ये डे 1 के मुकाबले थोड़ा तेज भी बताया गया है। इसमें नेक, शोल्डर, आर्म्स, हिप, नी और एंकल, मतलब हर एक जॉइंट के छोटे छोटे रोटेशंस शामिल हैं। सही पकड़ा आपने। और उसके तुरंत बाद 1 मिनट की स्पॉट जॉगिंग और 40 सेकंड्स के जंपिंग जैक्स हैं, जिनके 2 राउंड्स लगाने हैं। मुझे लगता था कि वार्म अप बस मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए होता है, पर इसमें तो हर एक माइनर जॉइंट पर इतना डिटेल में फोकस किया गया है। ऐसा क्यों? इन छोटे जॉइंट रोटेशंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिनोवियल फ्लूइड के बारे में जानना होगा। सिनोवियल फ्लूइड, ये क्या होता है? ये एक तरह का नेचुरल लुब्रिकेंट होता है जो हमारे जॉइंट्स के बीच पाया जाता है। अब देखिए, जब कोई इंसान सुबह उठकर सीधे इंटेंस वर्कआउट शुरू कर दे तो जॉइंट सूखे और थोड़ी स्टिफ होते हैं। हाँ, वो सुबह सुबह वाली अकड़न। बिल्कुल। इन 10-12 मिनट के छोटे रोटेशंस से हम उस फ्लूइड को स्टिम्युलेट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़ी मशीन को फुल स्पीड पर चलाने से पहले उसके पुर्जों में ऑयल डालना। ओह, परफेक्ट एनालॉजी। बिना ऑयल के चलाएंगे तो मशीन आवाज करेगी। सही बात है। और इसके अलावा जब इस प्रोसेस में स्पॉट जॉगिंग या जंपिंग जैक्स जैसी कार्डियो एक्सरसाइजेज को थोड़ी तेज स्पीड पर जोड़ दिया जाता है तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने लगता है। गर्मी आने लगती है बॉडी में। हाँ, मसल्स में ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ता है और दिमाग को एक क्लियर सिग्नल जाता है कि आगे एक भारी टास्क आने वाला है। एक तरह से ये बॉडी को डायरेक्टली फैट बर्निंग जोन की तरफ ले जाने की तैयारी है। समझ गया। जैसे मैं जब बाजार से भारी सामान उठाकर लाता हूँ तो पहले अपने कंधे और हाथ थोड़ा हिलाकर सेट कर लेता हूँ। एग्जैक्टली वैसा ही। पर अब नोट्स में एक ऐसी चीज आती है जिसने मुझे सच में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। क्या हुआ? वार्म अप के बाद सूर्य नमस्कार के 5 से 6 राउंड्स करने को कहा गया है, लेकिन वहां पेस के आगे बड़ा बड़ा लिखा है मीडियम। हाँ, मीडियम पेस। अगर हमारा प्राइमरी लक्ष्य फैट बर्न करना ही है तो इसको तेजी से क्यों नहीं करना चाहिए? लॉजिक तो यही कहता है कि जितना फास्ट करेंगे हार्ट रेट उतना बढ़ेगा, पसीना आएगा और फैट जलेगा। मीडियम पेस पर रुकना क्यों है? क्योंकि फास्ट स्पीड पर बॉडी फैट नहीं जलाती, वो शुगर जलाती है। वेट, सच में? बिल्कुल। जब कोई एक्सरसाइज बहुत ज्यादा तेजी से की जाती है तो हार्ट रेट इतना बढ़ जाता है कि बॉडी एनारोबिक जोन में चली जाती है। एनारोबिक जोन? हाँ, एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की कमी। ऐसे में बॉडी को इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए होती है, तो वो ब्लड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइकोजन को फ्यूल की तरह यूज करने लगती है। अच्छा। लेकिन फैट को जलने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब हम सूर्य नमस्कार को मीडियम पेस पर करते हैं तो ब्रीदिंग पैटर्न और फिजिकल मूवमेंट के बीच एक लय, एक सिंक बना रहता है, जिससे सांस नहीं फूलती ज्यादा। सही कहा। बॉडी उस एरोबिक जोन में रहती है जहां ब्लड में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है। इस स्टेट में इंटरनल इंजन एनर्जी के लिए सीधे आगे बढ़कर उस स्टोर्ड फैट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। ओह वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। और साथ ही इससे स्टैमिना बचा रहता है। अगर पहले 15 मिनट में ही सारी एनर्जी उन फास्ट राउंड्स में खत्म हो गई तो आगे के 40 मिनट तक वर्कआउट को सस्टेन करना तो नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, तो स्लो और स्टेडी पेस से ही असल फैट बर्न एक्टिवेट होता है।
ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो आज क्लियर हो गई। हाँ, लोगों को लगता है पसीना आना मतलब फैट चलना, पर ऐसा नहीं है। तो अब जब इंटरनल इंजन पूरी तरह सेट हो चुका है तो अगला कदम उसे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पर टारगेट करना है। यहाँ सीक्वेंस में अब स्टैंडिंग और फ्लोर आसनास का एक फ्लो आता है। बिल्कुल। स्टैंडिंग आसनास में सबसे पहला नाम उत्कटासना यानी चेयर पोज का है। नोट्स कहते हैं इसको 25 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है और इसके 3 सेट्स हैं। जो कि आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब मैं इसे ट्राई करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे हवा में किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठा हूं जिसका वजन हर गुजरने वाले सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा है। 15 सेकंड के बाद थाइज में लगता है जैसे आग लग गई हो। ये स्पेसिफिकली थाइज और कोर को इतना जोर से क्यों हिट करता है? देखिए, उत्कटासना का बायोमैकेनिक्स ही कुछ ऐसा है। ये सीधे बॉडी के सबसे बड़े मसल ग्रुप्स यानी क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स को टारगेट करता है, जो पैरों में होते हैं। हाँ, जब अपर बॉडी को हवा में सीधा रखते हुए घुटनों को बेंड किया जाता है तो ग्रेविटी बॉडी को नीचे खींचना चाहती है और आपकी मसल्स उस ग्रेविटी को रोकती हैं। अच्छा, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। एग्जैक्टली। और क्योंकि ये मसल्स साइज में बहुत बड़ी होती हैं, इसीलिए उन्हें इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए मैसिव अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड की जरूरत होती है। तो दिल को और मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ, इस डिमांड को पूरा करने के लिए दिल को बहुत तेजी से खून पंप करना पड़ता है और जहाँ ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है वहाँ कैलोरी बर्न रेट अपने आप आसमान छूने लगता है। और रही बात कोर की, तो कोर यहाँ एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है ताकि आपकी स्पाइन सीधी रहे। कमाल है। और इसके तुरंत बाद वीरभद्रासना 1 यानी कि वॉरियर 1 है, जिसे दोनों साइड 25 सेकंड तक होल्ड करना है। लेकिन इन स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बनाने वाले पोजेस के अचानक बाद त्रिकोणासना और कटी चक्रासना जैसे ट्विस्टिंग पोजेस हैं। हाँ, ये एक शिफ्ट है। वही त्रिकोणासना को साइड फैट के लिए और कटी चक्रासना के 20 रेप्स स्पेसिफिकली वेस्ट फैट को टारगेट करने के लिए बताए गए हैं। सीधे ताकत वाले पोजेस से हटकर अचानक बॉडी को ट्विस्ट करने का क्या लॉजिक है? ये फ्लो एक बहुत ही सोची समझी बायोमैकेनिकल स्ट्रैटेजी है। पोजेस जैसे चेयर पोज और वॉरियर पोज इंटरनल हीट और मेटाबॉलिक रेट को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। बॉडी पूरी गर्म हो जाती है। बिल्कुल। अब जब मेटाबॉलिज्म इतना हाई होता है, ठीक उसी वक्त त्रिकोणासना और कटी चक्रासना का मैकेनिकल ट्विस्टिंग एक्शन शुरू होता है। अच्छा। ये ट्विस्टिंग आसनास पेट के आसपास के उस स्टबन फैट पर सीधा फिजिकल स्ट्रेस डालते हैं। इसके साथ ही इंटरनल ऑर्गन्स की एक डीप मसाज होती है जो डाइजेशन को बेहतर बनाती है। तो ये एक ड्यूल अटैक जैसा हो गया। सही पकड़ा। हाई मेटाबॉलिज्म के साथ जब मैकेनिकल कंप्रेशन मिलता है तो वो वेस्ट लाइन के फैट पर एक टारगेटेड अप्रोच की तरह काम करता है। मेटाबॉलिज्म अंदर से हीट दे रहा है और बाहर से मैकेनिकल ट्विस्ट उस फैट को स्वीच कर रहा है। वाह! चलिए अब मैट पर लेटने वाले फ्लोर आसनास पर आते हैं। चलिए। इसमें भुजंगासना यानी कोबरा पोज 25 सेकंड होल्ड के साथ है, पवन मुक्तासना 20 सेकंड और सेतु बंदासना यानी ब्रिज पोज 25 सेकंड होल्ड के साथ हैं। पर इन सब के बीच में एक पोज है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा? नौकासना यानी बोट पोज। इसको 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। अब आप सोचिए, एक इंसान जमीन पर बैठा है, उसके पैर हवा में है, उसकी अपर बॉडी हवा में है, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा, कोई मूवमेंट नहीं है। हाँ, बिल्कुल स्टैटिक है। तो बिना हिले डुले फैट बर्न आखिर कैसे हो रहा है? इसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहा जाता है। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है। उस गाड़ी को न्यूट्रल गियर में रखा गया है, पर उसका एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया गया है। इंजन तो बहुत तेज आवाज करेगा। बिल्कुल। अब बाहर से देखने पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही, पर अंदर इंजन पूरी क्षमता पर काम कर रहा है और पेट्रोल उतनी ही तेजी से जल रहा है। नौकासना में बिल्कुल यही होता है। ओहो, क्या बात है। जब स्पाइन और लेग्स को उस स्पेसिफिक वी शेप में होल्ड किया जाता है तो मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि बॉडी गिर न जाए। ये कंटिन्यूअस टेंशन मसल फाइबर्स को लगातार एंगेज रखती है। तो मतलब बाहर से आराम लग रहा है पर अंदर आग लगी है। एग्जैक्टली। भले ही एक्सटर्नल मूवमेंट 0 हो, पर इंटरनल एनर्जी डिमांड इतनी हाई होती है कि बॉडी सीधे अपने फैट रिजर्व से एनर्जी खींचना शुरू कर देती है। एक गाड़ी वाली एनालॉजी से तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गया।
जैसे जब हम दोनों हाथों में भारी ग्रॉसरी बैग्स पकड़कर बस खड़े रहते हैं, चलते नहीं हैं, फिर भी पसीना छूट जाता है क्योंकि मसल्स काम कर रही होती हैं। हाँ, वही सेम प्रिंसिपल है यहाँ। तो इस लेवल की मेहनत के बाद मुझे लगता है वर्कआउट ऑलमोस्ट खत्म है। लेकिन यहाँ नोट्स में नर्वस सिस्टम को शांत करने पर बड़ा जोर दिया गया है, जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, खास तौर पर लिखा है कि 5 मिनट का शवासना अनिवार्य है, यानी एकदम मैंडेटरी। फिर 10 मिनट का प्राणायाम, जिसमें 2 मिनट लाइट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम और भ्रमरी के 5 राउंड्स हैं। ये बहुत क्रूशल हिस्सा है। मैं सच कहूं तो जब एक्टिव पोजेस खत्म होते हैं तो मुझे लगता है वर्कआउट खत्म। समय बचाने के लिए ज्यादातर लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, शवासना स्किप कर देते हैं। अब कपड़े चेंज करो और काम पर लगो। क्या इसे स्किप करने से कोई सच में बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर बिना कूल डाउन के आप मैट से उठकर अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस मोड में ही रह जाती है और इससे जो फैट जलाया था वो वापस स्टोर होने लगता है। वेट, क्या फैट वापस स्टोर हो जाता है? हाँ, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब बॉडी नौकासना या उत्कटासना जैसी मुश्किल पोजीशंस को होल्ड करती है तो वो एक फिजिकल स्ट्रेस का सामना कर रही होती है। दिमाग के लिए ये स्ट्रेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीछे कोई शेर पड़ा हो। अच्छा, फाइट और फ्लाइट मोड। बिल्कुल। इस रिस्पॉन्स के कारण बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन तेजी से रिलीज होता है। वर्कआउट के एंड तक ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत हाई होता है। तो अगर मैं उसी स्टेट में वर्कआउट खत्म कर दूं तो दिमाग को लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और एनर्जी बचाने के लिए फैट बर्न प्रोसेस को तुरंत रोक देती है और जो कैलोरीज हैं उन्हें फैट सेल्स में होल्ड करने लगती है। बाप रे! यही तो बात है। शवासना और प्राणायाम एक फिजिकल स्विच की तरह काम करते हैं। जैसे भमराई प्राणायाम करते वक्त जो वाइब्रेशन होती है वो सीधे हमारी वेगस नर्व को सूद करती है। वेगस नर्व? हाँ, ये बॉडी का इमरजेंसी ब्रेक है। वो दिमाग को सिग्नल भेजती है कि अब सब ठीक है, खतरा टल गया है। फिर कॉर्टिसोल का लेवल नीचे आता है और तब जाके बॉडी को सेफली फैट रिलीज करने का ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। इसका मतलब अगर मैं कूल डाउन स्किप कर दूं तो मेरी पूरे 45 मिनट की मात पर की गई फैट लॉस की मेहनत बेकार हो सकती है, क्योंकि बॉडी पैनिकिंग मोड में रहकर फैट स्टोर करने लगेगी। सच्चाई यही है। ये सच में एक बहुत बड़ा रेवलेशन है। मतलब रिलैक्सेशन फैट बर्न का हिस्सा नहीं है, वो उसकी जरूरी शर्त है। एकदम सही समझे आप। पर क्या सिर्फ इस 1 घंटे के वर्कआउट से सब कुछ हासिल हो जाएगा? क्योंकि नोट का अगला और आखिरी बड़ा हिस्सा डे 2 डाइट प्लान पर फोकस करता है। वर्कआउट का असर डाइट पर ही तो निर्भर करता है। और इस प्लान को देखकर मुझे सच में बहुत आश्चर्य हुआ। जब कोई फैट लॉस के बारे में सोचता है तो लगता है दिन में बस 2 बार थोड़ा सा खाना पड़ेगा या भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ लिखा है कि दिन में 6 बार खाना है। हाँ, और लोगों को ये सुनकर हमेशा अजीब लगता है। सुबह नींबू, हल्दी पानी और बादाम, फिर नाश्ते में मूंग दाल चिला या ओट्स, साथ में एक उबला हुआ अंडा या पनीर, मिड मॉर्निंग में एक फल और ग्रीन टी, लंच में बैदा 2 रोटी, सब्जी, दाल या चिकन और सैलड, शाम को मखाने या मूंगफली नारियल पानी के साथ, और डिनर में सूप या हल्की सब्जी। दिन में 6 बार इतना कुछ खाकर आखिर फैट लॉस कैसे हो सकता है? ये जो एक आम धारणा है ना कि डाइट का मतलब भूखा रहना है, ये सबसे बड़ी गलती है। इस डाइट प्लान का लॉजिक स्टार्विंग पर नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म को लगातार ओवरड्राइव में रखने पर आधारित है। ओवरड्राइव में कैसे? साइंस में एक टर्म होती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड या TEF। जब भी आप कुछ खाते हैं तो उसे पचाने, अब्जॉर्ब करने और प्रोसेस करने के लिए बॉडी को अपनी खुद की एनर्जी बर्न करनी पड़ती है। अच्छा, खाना पचाने में भी कैलोरीज लगती हैं? बिल्कुल। जब कोई हर 3 से 4 घंटे में छोटा और न्यूट्रिएंट डेंस मील खाता है तो उसका इंटरनल डाइजेस्टिव फर्नेस लगातार चलता रहता है और पूरे दिन कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। और अगर मैं भूखा रहूं तो? दूसरी तरफ जब लोग 6 से 8 घंटे तक भूखे रहते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल अचानक गिर जाता है। ब्लड शुगर गिरते ही दिमाग डेस्परेशन मोड में आ जाता है और तुरंत हाई शुगर या पैकेज्ड स्नैक्स मंगाता है, जो इस प्लान की अवॉइड लिस्ट में सबसे ऊपर है। हाँ, वही शुगर क्रेविंग्स जो कंट्रोल नहीं होती। एग्जैक्टली। नियमित इंटरवल्स पर खाना ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और उन एक्सट्रीम क्रेविंग्स को आने ही नहीं देता। अगर इस मेन्यू को थोड़ा करीब से देखें तो हर चीज का एक स्पेसिफिक फंक्शन दिखता है। जैसे सुबह की हल्दी रिकवरी और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए है। हाँ, और भीगे बादाम दिमाग को जगाने के लिए अच्छे फैट्स देते हैं।
सही बात है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन जैसे अंडा या पनीर वो आसनास के कारण टूटे हुए मसल फाइबर्स को अमीनो एसिड्स देगा रिपेयर के लिए। लंच में 2 रोटी से मिलने वाले कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दिन भर की एक्टिविटी के लिए एनर्जी देंगे। और डिनर पे ध्यान दीजिए। हाँ, सबसे दिलचस्प बात है डिनर। या तो सिर्फ सूप या एक रोटी। इसको जानबूझकर इतना लाइट रखा गया है ताकि रात को सोते वक्त बॉडी खाना पचाने में मेहनत ना करे, बल्कि दिन भर के माइक्रोटीयर्स को रिपेयर करने और स्टोर्ड फैट को बर्न करने पे फोकस करे। बिल्कुल। मतलब हम बॉडी को खाना देकर एक्चुअली उसे अंदर से हील और फ्यूल कर रहे हैं, ना कि भूखा मार रहे हैं। आपने एकदम सही दिशा में सोचा है। जब बॉडी को लगातार हाई क्वालिटी फ्यूल मिलता रहता है तो उसके पास एक्सेस फैट को एक इमरजेंसी रिजर्व की तरह होल्ड करने का कोई डर, कोई सर्वाइवल रीजन नहीं बचता। वो फ्रीली उस फैट को रिलीज कर देती है। डाइट सपोर्ट नहीं बल्कि फाउंडेशन है। और खाने का वो थर्मिक इफेक्ट भी समझ लिया। हाँ, लेकिन इन सब लॉजिकल बातों के बाद भी एक आखिरी फैक्टर बचता है जो नोट्स के एंड में दिया गया है, और वो सीधा दिमाग के साथ खेलता है। आप डे टू फोकस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ, वहां इंटेंसिटी बढ़ाने, सांसों को कंट्रोल करने की बात के साथ एक ऐसी लाइन लिखी है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। लिखा है, स्टे कंसिस्टेंट, मोस्ट पीपल क्विट हियर, और साथ में एक आंख मारने वाला इमोजी है। ये फैट लॉस प्लान के बीच में अचानक से ये साइकोलॉजिकल चेतावनी क्यों? देखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म फिटनेस का सबसे बड़ा दुश्मन कैलोरी या मेटाबॉलिज्म नहीं, बल्कि खुद इंसान का अपना दिमाग होता है। और साइकोलॉजी के हिसाब से किसी भी नई आदत में डे 2 सबसे मुश्किल पड़ाव होता है। ऐसा क्यों? डे 1 पर किसी के पास भी मोटिवेशन हो सकती है। एक नया योगा मैट होता है, फिटनेस बैंड होता है, नया नया जोश होता है। लेकिन 24 घंटे के बाद जब डे 2 की सुबह आती है, तब पिछले दिन की एक्सरसाइज की वजह से मसल्स में डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस यानी डोम्स, जोर का दर्द और स्टिफनेस होती है। वहाँ अगले दिन उठा ही नहीं जाता। वही, तब सारी मोटिवेशन गायब हो जाती है। दिमाग तुरंत एक एक्सक्यूज तैयार करता है कि चलो आज आराम कर लेते, कल से पूरी ताकत से करेंगे। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा लोग क्विट करते हैं। पर वो दर्द तो बॉडी की आवाज होती है ना, कि अभी मत करो। तो वो क्या उस दर्द में थोड़ा रुकना नहीं चाहिए? दर्द 2 तरह का होता है। एक होता है चोट का दर्द और दूसरा वीकनेस और नई ग्रोथ का दर्द। डे 2 का दर्द एक नेचुरल अडेप्टेशन प्रोसेस है। दिमाग उस दर्द से बचने के लिए बस आपसे कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। तो इससे बचें कैसे? यहाँ सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर कोई उस मसल सॉरनेस के बावजूद अपना वर्कआउट शुरू कर दे और सिर्फ वो शुरुआत के 10 मिनट के जॉइंट रोटेशंस ही कर ले, तो रुका हुआ ब्लड वापस फ्लो होने लगता है और वो दर्द खुद ब खुद कम हो जाता है। कमाल है। अगर कोई इस डे 2 की दीवार को पार कर लेता है तो ये साबित होता है कि अब उसने उस फ्लीटिंग मोटिवेशन को छोड़कर डिसिप्लिन का रास्ता चुन लिया है। ये बात बाकी जिंदगी के किसी भी लक्ष्य पर कितनी परफेक्टली फिट बैठती है। चाहे नया बिजनेस शुरू करना हो, नई भाषा सीखनी हो या फैट लॉस करना हो। असली टेस्ट डे 1 का जोश नहीं, डे 2 का दर्द और उसके आगे लगातार चलते रहना होता है। बिल्कुल, उस दीवार को तोड़ना ही सबसे जरूरी है। उस अदृश्य लाइन को पार करना ही असली अचीवमेंट है। आज हमने समझा कि जॉइंट्स को ऑयल करने से लेकर मीडियम पेस पर फैट बर्न करने तक, अचानक वर्कआउट छोड़ने से कॉर्टिसोल के फैट स्टोर करने से लेकर नियमित इंटरवल्स पर खाकर मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने तक, हर एक छोटी डिटेल का एक बड़ा असर होता है। अगर ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो कमेंट करें आई एम फिट और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट सीरीज के लिए वेट करते रहें।